आज आज हम एक प्राणायाम की बात करने जा रहे हैं। पिछले 3 हफ्ते हमने ध्यान की बात देखी थी कि ध्यान की वजह से कौन कौन से फायदे होते हैं। वो भी हम भविष्य में देखते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में प्राणायाम और जो हेल्थ टिप्स है उसका भी सेशन हम करते रहेंगे। तो आज का सेशन है प्राणायाम का। कौन सा प्राणायाम आपके शरीर में सबसे ज्यादा शोध किए गए चमत्कारी अणु को उत्पन्न करता है? मिरेकल मॉलिक्यूल, जिस पर सबसे ज्यादा संशोधन हुआ है, उसकी बात आज हम कर रहे हैं। ये सोर्सेज है रिसर्च का। बेल्जियम के एक वैज्ञानिक जॉन बैप्टिस्टा, उन्होंने 1620 में सबसे पहले इस अणु का संयोजन किया था। और 150 साल के बाद सन 1772 में एक ब्रिटिश केमिस्ट जोसेफ प्रिस्टली, उन्होंने उसका पहली बार अध्ययन किया 150 साल के बाद। और 19वीं शताब्दी में इसका उपयोग हृदय की मांसपेशियों को अपर्याप्त रक्त आपूर्ति के इलाज के लिए किया जाता था, कि जहाँ हृदय के स्नायु होते हैं, मसल्स, उसको जहाँ पूरा खून नहीं मिल रहा होता, उसके लिए इस अणु का उपयोग किया जाता था। लेकिन सन 1980 के दशक के अंत तक यह बहुत अज्ञात रहा। 100-200 साल पहले के वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने बहुत सारी खोज की थी, लेकिन 20वीं सदी तक ज्यादातर खोज अज्ञात रही थी। और अधिकतर ये जो अणु है, उसको एक हानिकारक वायु प्रदूषक के रूप में जाना जाता था, और इसीलिए भी कोई उसको टच नहीं करता था। लेकिन 1980 के बाद उसे एक चमत्कारी अणु के रूप में माना जाता है, मिरेकल मॉलिक्यूल। और यह सबसे अधिक अध्ययन किया गया अणु बन गया है। पिछले 25 सालों में 1,40,000 से अधिक वैज्ञानिक संशोधन उस पर प्रकाशित किए गए, और उनमें से अधिकांश पिछले 8 सालों में ही हुए हैं, 2014 के बाद। ये 3 वैज्ञानिक हैं। 1998 में मेडिसिन या फिजियोलॉजी के लिए नोबेल पुरस्कार रॉबर्ट फर्शगोट, लुइस इग्नारो और फरीद मुराद को रक्त वाहिकाओं की व्यवस्था के संकेत अणु, सिग्नल मॉलिक्यूल के रूप में, और विशेष रूप से रक्तचाप के नियंत्रण में, ब्लड प्रेशर के नियंत्रण में, और हमारे शरीर में विस्तृत किस्मों में उसकी मध्यस्थता के लिए इस अणु की खोज के लिए प्रदान किया गया था। ये जो अणु है वो क्या क्या शरीर में काम करता है, उसके बारे में ये 3 जो वैज्ञानिक है उन्होंने खोज की, और उसको 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह अणु हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण संदेशवाहक अणुओं, मतलब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स में से एक है। और यह अणु लगभग हर अंग प्रणाली में, हमारी जो ऑर्गन सिस्टम जो होती है शरीर में, वो उसमें शामिल है। और
जहां यह अनेक आश्चर्यजनक प्रभावों को उपजाने के लिए जिम्मेदार है। शरीर की एक भी ऐसी अंग प्रणाली नहीं है जिसमें यह अणु आश्चर्यकारक असर नहीं उपजाता हो। और यह अणु शरीर में क्या क्या काम करता है? यह अणु नीचे दिए गए हुए कुछ प्रमुख उदाहरण में शामिल होता और असर करता पाया गया है। और ये जो सूची है तो बहुत एक छोटी सी सूची है। वो न्यू ब्लड वेसल्स बनाता है, अस्थमा, प्लेक, ऑटो इम्यून डिजीज, और जो खून घाटा हो जाता है, डायबिटीज, पेट की तकलीफ, जीन रेगुलेशन, ग्लूकोमा, डिफेंस सिस्टम, ऑक्सीजन को लेकर जाता है, हार्मोन सिक्रेशन, इन्फेक्शन, सूजन, inflammatory bowel disease, insulin, invading pathogens, memory, neural degeneration, neurotransmission, orgasm, erection, इस प्रकार के कई सारे जो रोग हैं और कई सारे जो शरीर के फंक्शंस है, उस सभी के लिए एक एक ही अणु जिम्मेदार है ज्यादातर। यदि वो नहीं होता तो शरीर का फंक्शन चलता ही नहीं होता। मानव शरीर एल आर्जिनिन नाम का एक एमिनो एसिड से इस अणु का उत्पादन करता है। हमारे शरीर में ही यह अणु बनता है। और जो एल आर्जिनाइन है, वो जो 20 एमिनो एसिड्स है उनमें से वो हमारा शरीर इस अणु को उत्पन्न करता है। इससे हमारी त्वचा पर पसीने से भी बनाया जा सकता है। पसीना जो होता है ना, वहां से भी वो बनता है। और हमें कच्ची सब्जियों, मेवों, बीज और फलों से प्राप्त होता है। ग्रीन हर्ब्स है, दाल है, लहसुन है, फिर जो बादाम, काजू इत्यादि जो नट्स है और सीड्स भी है, सनफ्लावर के, फ्लेक्स सीड्स के, डार्क चॉकलेट जिसमें कोकोआ होती है। जब हम बात करते हैं चॉकलेट की तो उनके भीतर जो कोकोआ होता है उसकी बात करते हैं, न कि शुगर की। सोयाबीन्स है, वाटरमेलन, और जो ये हरी पत्तियां वाली लीफी ग्रेन्स और बीट्स, उन सारे खुराक में से, अनाज में से, इस सारी सब्जियों में से हमें ये अणु की प्राप्ति होती है। लेकिन जब हम पकाते हैं, मतलब उन सभी चीजों को जब हम उबालते हैं, उसको भाप देते हैं, तलते हैं, सेकते हैं या भूनते हैं, तो यह अणु ज्यादातर नष्ट हो जाता है। और हम जानते हैं कि बिना पकाए तो बहुत कम चीजें खाते हैं। अब रोस्ट करो, ग्रिल करो, बेक करो, या तो फिर टोस्ट करो, उसको डीप फ्राई करो, शैलो फ्राई करो, स्टर फ्राई करो, स्टीम करो, बॉईल करो, उसकी वजह से ये अणु नाश हो जाता है। और एक दूसरी वजह है माउथ वॉश। नई नई फैशन भारत में शुरू हुई है। विदेश में तो वो कई अरसों से चल रही है। माउथ वॉश में जो एंटीसेप्टिक तत्व होते हैं, वो मुंह में इस चमत्कारी अणु का उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया को नाश कर देते हैं। डॉक्टर्स आपको सलाह देते होंगे कि माउथ वॉश बहुत अच्छा है, वो आपके लिए दांत को अच्छे रखते हैं। लेकिन बिना माउथ वॉश भी हमारे दांत अच्छे रह सकते हैं। और ये माउथ वॉश का जो एंटीसेप्टिक तत्व है, वो इस अणु का नाश कर देते हैं। और ये डॉक्टर नेथन ब्रायन है, टेक्सास के, उन्होंने ये बात लिखी
कि हम जानते हैं कि पूरे शरीर में इस अणु के पर्याप्त मात्रा में संचार के बिना कोई ठीक नहीं हो सकता। फिर भी 20 करोड़ से ज्यादा अमेरिकी हर दिन सबसे पहले एंटीसेप्टिक माउथवॉश का उपयोग करते हैं, जो इस अणु को बनाने में मदद करने वाले अच्छे बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। एक बार सोची जाने वाली ये अच्छी आदतें फायदे के बजाय ज्यादा नुकसान कर सकती है। तो ये कौन सा अणु है जो हमारे शरीर में उत्पन्न होता है और बहुत इतना उपयोगी है कि उसको मिरेकल मॉलिक्यूल नाम दिया गया है? वो अणु है, आपके लिए पर्दे खुलते हैं, इस चमत्कारिक अणु को नाइट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है। NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड पैरानेसल साइनस जो है, हवा से भरे 4 स्थानों का एक समूह जो नाक की गुहा को घेरता है, उसमें उत्पन्न होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, कोई 4 जगह जो इधर है, ये जो फ्रंट साइनस है, एथमोइड साइनस है और मैक्सिलरी साइनस है, और यहाँ स्पिनोइड साइनस है। वो 4 जगह में, 4 साइनसिस में ये अणु मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पन्न होता है। अब मजे की बात तो यह है कि प्रारंभ में सोचा गया था वैज्ञानिकों द्वारा कि जो पेरिनेसल साइनस है, ये चारों साइनस, वो इवोल्यूशनरी रेमनेंट्स है, मतलब को जो मनुष्य के जो उत्क्रांति हुई उसके वो विकासवादी अवशेष है, उनकी कोई अहमियत नहीं है। जैसे आपको बताया जाता है कि अपेंडिक्स की कोई अहमियत नहीं है। अपेंडिक्स बस एक आंत्र पुच्छ, जब इंसान खड़ा हो गया बंदर में से और उनकी पूंछ निकल गई तो वो अपेंडिक्स वहां का वहां रह गया। उसकी शरीर में कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपेंडिक्स की आवश्यकता बहुत है। वो हमारे बैक्टीरिया को ग्रसित करता है। इसी तरह पेरेनेसल साइनसिस को भी एक विकासवादी या तो उत्क्रांति का अवशेष माना गया था, लेकिन 1980 के बाद पता चला कि ऐसी बात नहीं है। हमारे शरीर में कोई भी अंग निरर्थक नहीं है। इस अंग का मुख्य कार्य नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पन्न करना है, जो फुफ्फुसीय संवहनी प्रतिरोध को कम करने के लिए प्रेरित इंस्पायर्ड एयर के साथ नीचे की ओर यात्रा करता है और इस तरह हृदय पर काम का बोझ कम करता है। जब हम खाना चबाते हैं तो मुंह के अनुकूल बैक्टीरिया लार के साथ, सलाइवा के साथ प्रतिक्रिया करके नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स में बदल देते हैं। यहाँ से हमने कुछ खाना खाया, चबाया और सलाइवा उसमें मिलती है और फिर वो नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स में, NO3 को NO2 में बना देती है। उसके बाद जब वो पेट में जाता है तो नाइट्राइट्स नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, NO2 में से हो जाता है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। यहाँ हर शरीर की जरूरतों पूरा करने के लिए रक्त प्रवाह में वो चला जाता है और यहाँ से वो सारी बॉडी में वो ब्लड में जाता है। बचे हुए नाइट्रेट और नाइट्राइट जो नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें उत्सर्जित किया जा सकता है किडनी के माध्यम से, वो बाहर निकल जाता है, या तो फिर लाल ग्रंथियों में, सलाइवा में, मुंह में, या त्वचा के नीचे ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए उसको संग्रहित किया जा सकता है। शरीर उसको बचा के रखता है, नाइट्रेट और नाइट्राइट्स को।
अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, जो आजकल हम बहुत 3 साल से परेशान है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस। तो जब 2002 के बाद जो 2002 में जो कोरोना वायरस पहली बार आया था, तो उसके ऊपर जो 2020 में स्टडी की गई, उसके अनुसार पिछले कोरोना वायरस महामारी यानी सार्स को उनके दौरान किए गए शोध से पता चला है कि नाइट्रिक ऑक्साइड ने उसकी मात्रा के हिसाब से कोविड की प्रतिकृति को बाधित किया, जिसका अर्थ है कि वायरस की प्रतिकृति पर नाइट्रिक ऑक्साइड की अधिक मात्रा का अधिक निरोधात्मक प्रभाव था। हम कहते हैं ना कि वायरस का वेरिएंट चेंज हो गया। वो पहले कोविड-19 था, फिर ओमिक्रॉन हो गया, और अब तो अलग अलग हो गए। तो उस वेरिएंट पर नाइट्रिक ऑक्साइड की अधिक मात्रा का अधिक निरोधात्मक प्रभाव था। जितना एनो ज्यादा जिसने लिया, वो उन वायरस से मुक्त हुए, या तो फिर वो वायरस की जो प्रतिकृति है, डुप्लीकेशन है, वो वहां से नहीं हुआ। आपको नाइट्रिक ऑक्साइड पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, वो आपको कैसे पता चलेगा? हम देखते हैं कि यह हमारी एक रक्त वाहिनी है। अब आप देखिए, जब आप करीबन 20 साल में होते हैं, 20 से 30 के बीच बीच में इधर, तो आपके शरीर के भीतर आप देख सकते हो 25 साल की उम्र के आसपास आपके शरीर में 100% नाइट्रिक ऑक्साइड आपको मिलता है। आपके शरीर में से ही, आप जो खुराक खाते हो और फिर आपके शरीर में से जो बनता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, जा रहा जाता है कि 30 साल तो आप पहुंचते हो ना, तो ये आप देख रहे हो, ये प्लेक आपकी जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो हो गई 80%। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, तो यहाँ आपको मिलता है 50% नाइट्रिक ऑक्साइड, और फिर 35%, और फिर 15%। अब आप देखते हैं जैसे जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी आपके शरीर में होती है, ऐसे ऐसे आपकी जो रक्त वाहिनी है, आपकी जो धमनी और शिरा है, उनमें ये जो प्लेक, उनका जमा होना वो बढ़ जाता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि यहाँ हाईएस्ट हाइटन प्लॉट रिस्क हो जाता है, तो वो फिर ये नली ब्लॉक हो जाती है प्लेग की वजह से, और फिर हमें आता है हार्ट अटैक। अब नासिका श्वसन से, अब जब हम नाक से श्वास लेते हैं, कई लोग मुंह से श्वास लेते हैं, जब हम नाक से श्वास लेते हैं तो फेफड़ों को नाइट्रिक ऑक्साइड से वो भर देता है, क्योंकि बाहर जो नाइट्रोजन है 78% हवा में, वो हमारे नाक के माध्यम से हमारे शरीर में जाता है, और वहाँ नाक की पास ही वो एक कला का करता है। जो हमारे जो पेरिनेसल साइनसिस है, वहाँ से जब हवा गुजरती है, तभी ये नाइट्रिक ऑक्साइड कन्वर्ट होता है। तो नासिका श्वसन से, नाक से सांस लेने की वजह से हमें नाइट्रिक ऑक्साइड पूरा मिलता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र उम्र बढ़ जाती है, ऐसे ऐसे नाइट्रिक ऑक्साइड को पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न करने की उम्र संबंधित अक्षमता के कारण रक्त वाहिनी सिकुड़ जाती है। धीरे धीरे हमारी रक्त वाहिनियां सिकुड़ जाती है। एक बार जब नाइट्रिक ऑक्साइड रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाता है, तो यह हमारी धमनियों की परत के भीतर अनैच्छिक मृदु मांसपेशियों, मतलब स्मूथ मसल्स को ढीली करने के लिए एक संदेश वाहक के रूप में कार्य करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी जो रक्त वाहिनियां हैं, धमनियां और शिरा है, उसको शिथिल करता है। मतलब
यदि हमारी रक्त वाहिनियां रिजिड हो जाती है, एकदम कठिन हो जाती है, तो फिर रक्त का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। जब मांसपेशियां शिथिल हो जाती है तो धमनियां चौड़ी हो जाती है, जिससे रक्त प्रवाह और परिसंचरण में वृद्धि होती है। जो हमारा जो है ब्लड सर्कुलेशन, उसमें वृद्धि होती है, और इसकी वजह से हमारे शरीर के सभी भागों को ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है। अब ये तो बात की हमने नाइट्रिक ऑक्साइड की, जिसकी खोज 300 साल पहले हुई थी, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस पिछले 25 सालों से ही बढ़ी है। और उसके लिए हम एक साइड नोट भी कहना चाहते हैं। ये पार्श्व टिप्पणी है, आपको पता चलेगा इसकी अहमियत का। कई लोगों को मालूम होगा कि ये वायग्रा ड्रग है, जिसको ब्लू पिल भी कही जाती है। ड्रग वायग्रा इसी सिद्धांत पर काम करती है। कौन सा सिद्धांत है वो? वास्तव में वायग्रा हृदय रोग में राहत देने के लिए बनाई गई थी। फिर क्या हुआ? क्योंकि जिन लोगों को रक्त परिसंचरण में, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हुआ करता था, उनके लिए ये वायग्रा दवा बनाई गई। फिर पता चला कि पेशेंट्स और ज्यादा मांगते रहते थे, और डॉक्टरों ने मना कर दिया कि भाई जो जितना कोर्स है उतना ही देनी चाहिए। फिर भी पेशेंट्स बहुत आग्रह करते थे। और फिर पता क्या चला कि हॉस्पिटल में जब भी नर्सिस चेक करने आते थे डॉक्टर को, ऐसे पेशेंट को, तो पेशेंट मना कर देते थे चेक करने के लिए। तो फिर उनसे आगे पता चला कि वायग्रा की जो साइड इफेक्ट्स है, ये दूसरी भी है। यौन उत्तेजना के दौरान नाइट्रिक ऑक्साइड के कॉर्पस कैवर्नोसम ऊतक, जो लिंग और बगरशेफ का बड़ा हिस्सा है, उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रवेश के कारण शिश्न या वजाइना में स्तंभन इरेक्शन होता है। वंशानुगत या अधिग्रही स्वास्थ्य स्थिति के कारण एंजाइम PDE5, जो शरीर में होता है, आइदर जेनेटिकली या तो फिर हमारी जो लाइफस्टाइल है उनकी वजह से, वो PDE5 नाम के एंजाइम नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रभाव को अवरुद्ध करता है। और उसकी वजह से परिणाम यह आता है कि स्तंभन शैथिल्य, या तो निम्न श्रेणी की संभोग सुख पराकाष्ठा, या तो उसकी अनुपस्थिति होती है। दवा का मुख्य घटक एंजाइम PDE5 को निष्क्रिय करता है, जिसके परिणाम स्वरूप मृदु मांसपेशियों शिथिल होती है और जननांग के ऊतकों में रक्त प्रवाहित होता है। ये वायग्रा का प्रिंसिपल एक ही है कि वो नाइट्रिक ऑक्साइड को शरीर के हर एक अंग में पहुंचाता है, और जो भी एंजाइम नाइट्रिक ऑक्साइड को अवरुद्ध करता है, उसको ये ड्रग वायग्रा अवरुद्ध कर देती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड हमें श्वसन, मतलब नासिका से हम जब सांस लेते हैं तब, और नाइट्रेट युक्त भोजन के अलावा हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ाने का एक और तरीका है, और जिसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रमाण 1500% बढ़ जाता है। अब आप जब 25 साल के होते हो, उसी वक्त तो आपके शरीर आपको पूरा का पूरा नाइट्रिक ऑक्साइड सप्लाई करता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, ऐसे ऐसे, क्योंकि हमारी एज बढ़ने से कई स्नायुओं, एक तंत्र हमारे शरीर में धीरे धीरे काम करने कम कर देता है। उसी वक्त हमें नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं मिलता पूरी मात्रा में। तो 25 साल के बाद यदि आप इस प्रैक्टिस को शुरू करते भी हो, तो आपके शरीर में 1500%, 15 गुना नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पन्न हो सकता है। और
वो करता है भ्रमरी प्राणायाम। आपने शायद नाम सुना होगा कि भ्रमरी प्राणायाम क्या है। जो मधुमक्खी होती है वो गुनगुनाहट करती है, हमिंग करती है। तो ये जो हमिंग है, अस्वास्थ्य से बाधित श्वास दुर्बल वायु परिसंचरण की ओर जाता है और नाक और साइनस में लाभकारी नाइट्रिक ऑक्साइड के स्तर को वो कम करता है। इस प्रकार बैक्टीरिया के विकास और सूजन के लिए वो लाभकारी वातावरण बनाता है। हमारा स्वास्थ्य यदि कम हो गया तो उनकी वजह से बैक्टीरिया और इन्फ्लेमेशन का स्तर बढ़ता है। स्वीडन के करोलिंस्का संस्थान में किए गए अध्ययन से पता चला कि गुनगुनाहट से साइनस में वायु प्रवाह बढ़ जाता है। इसके अलावा शांत सांस छोड़ने की तुलना में गुनगुनाहट से नाइट्रिक ऑक्साइड का स्तर 15 से 20 गुना, 1500% से 2000% बढ़ जाता है। और नाक से सांस लेकर हम नाइट्रिक ऑक्साइड के विभिन्न गुणों का दोहन करते हैं, जिसमें उसकी रोगाणुनाशक शक्तियां भी शामिल है, जो हमने पिछली बार देखी। कई स्लाइड्स के पहले देखा कि किन किन के रोग, किन कौन से रोग में ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमें सहाय करता है। गुनगुनाहट करने से क्या होता है? तनाव कम होती है, गुनगुनाहट शांति प्रदान करती है, नींद बढ़ाती है, हृदय की गति और रक्तचाप को कम करती है, ऑक्सीटोसिन जैसे न्यूरोकेमिकल्स का उत्पादन करती है। ऑक्सीटोसिन एक हॉर्मोन्स है जो जिसको लव हार्मोन भी कहते हैं, जिससे आपको सभी की ओर प्रेम उत्पन्न होता है, आप आनंद में रहते हो। लसिका परिसंचरण मतलब लिम्फेटिक सर्कुलेशन और मेलेटोनिन का उत्पादन बढ़ाती है। ये मेलेटोनिन जो हार्मोन्स है वो नींद के लिए बहुत आवश्यक है। एंडोर्फिन जारी करती है और मस्तिष्क में नए तंत्रिका मार्ग बनाती है। न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस हमारे दिमाग में नए बनाता है। ये सभी तनाव को कम करने और स्वास्थ्य और क्षय कुशलता को बढ़ावा देने के लिए मदद करते हैं। तो भ्रमरी प्राणायाम नाइट्रिक ऑक्साइड को 15 से 20 गुना हमारे शरीर में बढ़ाता है। तो अब हम भ्रमरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं 2-5 मिनट के लिए, कि किस तरह से भ्रमरी प्राणायाम हम कर सकते हैं और किया जाता है। सबसे पहले आप जो लिखा है उसको आप पढ़ लीजिए और फिर हम प्राणायाम करेंगे। बैठने की किसी भी आरामदायक स्थिति में आप बैठ जाइए। अपनी आंखें फिर बंद करनी है और गहरी सांस लेनी है और वो सांस को रोकनी है। और फिर आप अपने कानों के पटल को, जो हमारे ईयर फ्लैप्स ये है, उसको अपने अंगूठे की मदद से बंद करना है। उसके बाद अपनी तर्जनी, इंडेक्स फिंगर, उसको अपनी भौं के ठीक ऊपर, और बाकी की जो उंगलियों है, ये जो नाक की जो किनारी है, इनसाइड एजिस, इधर यहाँ रखनी है। प्रेशर नहीं देना है। और अपनी नाक के किनारों पर बहुत हल्का दबाव दो। अपना मुंह बंद रखे। अपनी नाक से धीरे धीरे गुनगुनाहट की आवाज करते हुए सांस छोड़े। तो सबसे पहले हम बैठते हैं और हम एक सांस लेते हैं और फिर वो यहाँ से कान बंद करते हैं। इस तरह से उंगलियां हम रखेंगे। तब हम फिर से सांस लेते हैं। सांस रोकने के बाद
गुनगुनाहट करके श्वास छोड़ेंगे। तो इस तरह से हम 5 बार दोहरा सकते हैं। आप इस प्राणायाम को सुबह शाम कभी भी कर सकते हो। सुबह में वातावरण दोपहर के मुकाबले और रात के मुकाबले अच्छा होता है। और जब हम ये सांस लेते हैं और फिर सांस रोकते हैं, तो पिछली बार आपने बताया था कि सांस रोकने से आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है और उनकी वजह से आपके हर एक टिश्यूज में, सेल्स में प्राणायाम ऑक्सीजन, प्राणवायु ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पहुंचता है। हमिंग करने से जो फायदे हैं, आपने शायद अनुभव किया होगा अभी, जब आप कान बंद कर देते हो तो जो आवाज आपको, जो वाइब्रेशन जो आपको फील होती है, वो वाइब्रेशन हमारे दिमाग को असर करती है। और ऐसे तो आवाज हमें नहीं आ रही, पर जैसे अब आप आपके कान बंद करेंगे तो आपको एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कुछ बह रहा है, कुछ फ्लो हो रहा है। तो हमारी जो रक्त वाहिनी है उसमें जो रक्त प्रवाहित होता है, उसका वो आवाज है। आयुर्वेद में कहते हैं, बात सच है कि नहीं वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने एक बार पढ़ा था आयुर्वेद की पुस्तक में कि जब आप कान बंद कर देते हो तो उस इसी वक्त जो आपको आवाज सुनाई दे रही होती है, यदि वो आवाज सुनाई न दे, तो आयुर्वेद में एक जगह ऐसा उल्लेख किया है कि उनका मतलब ये है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी तरह से नहीं चल रहा, तो आपके हृदय में कोई प्रॉब्लम वहाँ हो सकती है। इस प्राणायाम को हम जब ध्यान में बदलने की बात करते हैं, क्योंकि हर एक क्रिया हमारी जो होती है ना, आप चलिए, खाइए, पिए, कुछ काम कीजिए, खेलिए, कुछ भी आप करते हैं, यह हम प्राणायाम करते हैं। तो इस प्राणायाम को ध्यान में बदलने के लिए हमें क्या करना है? तो सांस छोड़ते वक्त हमें हमारा ध्यान गुनगुनाहट की आवाज पर लगाना है। तो वो ध्यान हो गया, क्योंकि ध्यान का मतलब क्या होता है? वर्तमान में होना, यहाँ और अभी, और एकल बिंदु पर जागरूकता केंद्रित करना। क्योंकि ध्यान कोई आध्यात्मिक या सांप्रदायिक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। ये हर पल जीने का एक तरीका है। ये तुम्हारे बारे में है और तुम्हारे यहाँ और अभी होने के बारे में है। अतीत का कोई निशान नहीं है और भविष्य की कोई व्यग्रता या चिंता नहीं है, केवल वर्तमान है। क्योंकि आप वर्तमान में ही जीते हो। भूतकाल बीत गया और भविष्य केवल वर्तमान में ही हमें प्राप्त होता है। तो ये थी अ, आज का जो प्राणायाम की बात हम कर रहे थे। भ्रमरी प्राणायाम की वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड शरीर में 1500% ज्यादा उत्पन्न होता है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी जो रक्त वाहिनियां वो सिकुड़ जाती है,
प्लेग की वजह से। उसको शिथिल रखने के लिए ये नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत चमत्कारी अणु है, और आज का विज्ञान उसे मिरेकल मॉलिक्यूल उसके नाम से भी जानते हैं। तो आज का जो ये प्राणायाम की बात थी, यह हम समाप्त करते हैं। आप इसमें जो कुछ भी ऐड करना चाहते हो आप कर सकते हो। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत वंडरफुल सेशन है एज यूजुअल। ये नाइट्रिक ऑक्साइड का मतलब नहीं होने से क्या प्रॉब्लम्स होता है, उसको कैसा बढ़ाना है, बहुत अच्छा से समझाया आपने। हम कोशिश करेंगे ये प्राणायाम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। थैंक यू मास्टर्स। किसी को सर से कुछ बात करना है, कुछ क्वेश्चंस इसके बारे में, आज का सेशन के बारे में कुछ पूछना है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बात कीजिएगा। किसी को कुछ बात करना है? Yes, ma'am. Thank you so much, sir. Thank you for this wonderful session. आप हर बार बहुत knowledgeable चीज हमसे शेयर करते हैं, जिस सर शायद कनेक्शन। Hello. हाँ, Hello. अंजना, थैंक यू भाई। अंजना आपका कट रहा है। ओके, मीनाक्षी जी बात कीजिए। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। आपने प्राणायाम के बारे में बताया। सर एक क्वेश्चन था, जैसे सर किसी को, जैसे मेरे को प्रॉब्लम है कि मैं ओवर थिंकिंग हूँ, कि मतलब जैसे कोई चीज़ है उसके बारे में लगातार सोचती रहती हूँ, तो सर प्राणायाम मेरे को हेल्प कर सकते हैं? मतलब ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है मेरे को शुरू से ही, और उस चीज़ पर लगातार जैसे मैं अब ध्यान करती हूँ तो फर्क है, बट मेरे को ये प्रॉब्लम बहुत देर से है। मतलब प्राणायाम मेरे को हेल्प कर सकते हैं? अवश्य। आप जो ध्यान जो आप करती हो वो भी हेल्प कर सकता है और करता होगा आपको। हाँ जी तो सर। आप जो ध्यान जो करते हो ना, हाँ जी सर। वो ध्यान भी आपको हेल्प करेगा। ओवर थिंकिंग का जो हम जो ज्यादातर विचार करने की हमारी जो कोई कोई की आदत होती है, कभी कभी बार हम्म। एंग्जाइटी होती है, इसकी वजह से हम ओवर थिंकिंग करते हैं। शायद आप नेगेटिव भी करती होगी या पॉजिटिव भी करती होगी, लेकिन कोई भी चीज को आप ज्यादा आगे के स्तर पर हम जब ले जाते हैं, तो उनके पीछे जो हमारी जो फिजियोलॉजी है, हमारे शरीर में क्या होता है कि हमारे शरीर में जो हॉर्मोन्स है, वो उनके जो सिक्रेशन में, स्राव में एक अनियमितता आती है, और उनकी वजह से हम ज्यादातर शायद चिंता करते हैं, या तो फिर ज्यादातर जितना सोचना नहीं चाहिए उससे ज्यादा हम सोचने लगते हैं। तो पहली बात तो है कि ये जो अमुक तरह के प्राणायाम है, वो प्राणायाम हमारे जो हॉर्मोन्स जो होते हैं उसको नियमित करते हैं। और साथ ही साथ जो ध्यान जो आप करती हो, तो ध्यान की जो हमारी जो अवस्था, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आपने सुबह में 1 घंटा ध्यान किया और फिर 24 घंटे के बाद ध्यान किया, वो तो अच्छा ही है, लेकिन ध्यान की वजह से हमारे जो हार्मोन का जो स्राव है, वो स्राव बैलेंस होता है, समतुला में आता है। तो ओवर थिंकिंग के लिए आप जो ध्यान करती हो, तो उसको आप 3-4 हिस्से में बांट दीजिए। जैसे कि आपने सुबह में मान लीजिए कि 15 मिनट ध्यान किया, और फिर दोपहर में 10 मिनट बैठ गए, या वो जहाँ भी आपको टाइम मिला। कई बार ऐसा होता है कि हमें टाइम मिल सकता है, ऑफिस में हो या तो ट्रैवल करते हो, बस में, ट्रेन में, इत्यादि में। तो जहाँ भी हमें टाइम मिलता है, तो यदि हम
उसी वक्त उस टाइम का उपयोग 5-10 मिनट के लिए भी ध्यान मतलब श्वास पर हमारा ध्यान केंद्रित करने में हम जो करते हैं, तो वो क्या होगा कि आपकी बॉडी को कंटिन्यूअसली जो हार्मोन सिक्रेशंस है उसमें संतुलन आने का एक सहज सहज उसको हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि आप दिन में 3-4-5-6 बार 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट जितना भी आप वक्त मिलता है उसी वक्त आप ध्यान करने बैठ जाते हो। और जब हम ध्यान की बात करते हैं उसका मतलब ये नहीं कि एक कोने में बैठना ही है। आप खड़े-खड़े भी ध्यान कर सकते हो, चलते-चलते भी ध्यान कर सकते हो। केवल उसी वक्त हमारा फोकस एक हमारा बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर आप ले लीजिए, सांस पर ले लीजिए, वहाँ होना चाहिए। तो ओवरथिंकिंग की जो समस्या है वो हॉर्मोन्स बैलेंस में आने से अपने आप वो ठीक हो जाएगी। और जो ज्ञान की बात है, ये तो हमें फिजिकली बात की क्या शरीर में हो सकता है। दूसरी जो एक ज्ञान की बात है कि आप या मैं या कोई भी चाहे कितना भी ओवरथिंकिंग करे भविष्य के लिए, लेकिन जो होने वाला है वो तो वर्तमान में ही होने वाला है। और जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा। तो वो एक ज्ञान की समझन जो जिसे कहते हैं, हम समझदारी की बात करते हैं कि एक विजडम की बात करते हैं, वो भी आप यदि उसके बारे में आप सोचते हो तो फिर भी आपका जो दिमाग है उसको धीरे-धीरे शांति मिलेगी कि भाई जो भी होने वाला है वो कर ही रहेगा। जब होता है तब हम देख लेंगे। तो उसकी वजह से भी जो हमारे हॉर्मोन्स हैं वो शांत हो सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और किसी को बात करना है तो बात कीजिएगा। ओके ओके मास्टर्स, थैंक यू एवरीवन। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये सेशन एंड करेंगे सर। ओके ओके मास्टर्स, कल सुबह फिर 11 दिन वाला सेशन में कल आखिरी दिन है, सुबह 5 बजे फिर मेडिटेशन होगा 5 से 6 तक सुबह वाला। उसमें भी आप जरूर अटेंड कीजिए। फिर कल शाम को 4 बजे भी सेशन होगा। तब तक थैंक यू अगेन ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्ते, थैंक यू।